Hello students, we are going to start with the new chapter called capital budgeting. Okay, अपने लोगों ने गाइस कितने सारे चैप्टर्स किए अभी तक में, राइट? और इतनी सारी कैलकुलेशंस भी हमने करी, इतनी सारी चीज़ें हमने नई नई सीखी, राइट? लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा है ना जो बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट है. ओके, आप बोलोगे कि मैम ये क्यों डिफरेंट है? ये डिफरेंट इसलिए है कि इसके अंदर इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा स्टडी मटेरियल है, एंड इतनी सारी कैलकुलेशंस, इतनी सारी स्टोरीज और इतनी सारी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी कि आप ये सोचोगे कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, राइट? बट आपको पता है ये इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो, दैट हमें कहीं ना कहीं काइंड ऑफ फोर्सिबली इसको बंद करना पड़ता है कि यार अब बंद करो, बहुत हो गया इसका. ओके, सपोज करो कि आप कोई बिजनेस चालू करते हो, आप कोई स्टार्टअप चालू करते हो या कोई अपने पेरेंट्स के बिजनेस में आप ज्वाइन करते हो. तो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर में जो आप सीखोगे गाइस, आप प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा का पूरा आप अप्लाई कर सकते हो. इसलिए कहीं भी आप काइंड ऑफ लैक्स मत होना, लेजी मत होना और एक एक चीज़ को आप प्रॉपरली सीखने की ट्राई करना. ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात कि चैप्टर बहुत बड़ा है, काइंड ऑफ आपको कई बार लगेगा कि हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं. तो हम ऑफ ट्रैक ना जाएं, इसके लिए मैं क्या करूंगी आपको कि पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद हम स्ट्रक्चर फ्लो इसका लिखेंगे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है और अकॉर्डिंगली हम आगे जाने वाले हैं. अगर एक बात शेयर करूं ना आपको, तो इंट्रो भी इसका इतना बड़ा है कि पॉसिबली आधे घंटे में आप बोर हो जाओगे और बोलोगे मैम अब आप कैलकुलेशंस चालू करो, सम्स चालू करो. तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको जो इंट्रो में देने वाली हूँ उसको भी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से दूँ, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट टॉपिक में बना रहना चाहिए, राइट? एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट. ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है. अगर किसी ने आपको बोला कि ये मुश्किल है तो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ये चैप्टर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा. रादर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे. जो कैलकुलेशंस होंगी वो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो और उसको आप मतलब आई वुड वांट यू टू एज अ स्टूडेंट कि आपको पता है एक बात, बीच में पॉज ले रही हूँ मैं, कि आपको पता है इंस्टीट्यूट जो होता है ना वो बहुत सोच समझ के आपको चैप्टर्स का जो आपका स्टडी मैट होता है उसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो रैंडमली डिसाइडेड नहीं होते हैं. वो काफ़ी ब्रेन और इंटेलिजेंस के साथ में डिसाइडेड होते हैं. जो फर्म्स होती हैं, आपको पता है कोई भी जैसे इंडस्ट्रीज़ है, मुझे सपोज़ कोई बिज़नेस चालू करना है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अपने पैसा डाल दिए तो वैसा तो वापस आने नहीं वाला वो पैसे, और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होगा, वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा. इस पर मैं आऊँगी पर थोड़ी देर के बाद. ओके, तो आप ये जानना चाहते हो कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एक तो ये बात हो गई. दूसरा कि आपको सपोज 500 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, अज्यूम करो, उसमें से 100 करोड़ आप अज्यूम करो कि आप बैंक से डेट के तौर पे लेना चाहते हो, मतलब बैंक से आप लोन लेना चाहते हो. तो आप बैंक को अगर जाके बोलोगे कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक आपको कभी भी पैसा नहीं देगा. इस तरह से बैंक क्या बोलेगा कि मुझे आप बताओ कि आप जो बिजनेस करने वाले हो इसमें आप ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आप क्या कमाओगे. मतलब बैंक ये जानना चाहती है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्रोजेक्शन होती है, मतलब इतना पैसा इस टाइम पे जाएगा और ये साल में मुझे इतने पैसे की कमाई होगी. बट ये सारा प्रेडिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस इन द मार्केट्स ऑफ वेरियस पीपल. वो बनता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है. लेकिन ये एक्सपर्टीज़ जो होती है ये काफ़ी काइंड ऑफ जो सीए फर्म्स होते हैं या सीएमए फर्म्स होते हैं उनमें ये काम एक प्रॉपर आपका डिपार्टमेंट होता है. मतलब कॉरपोरेट फाइनेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सीएमए स्टूडेंट्स एक्चुअली. ओके, तो मतलब मुझे सपोज करो कोई बिजनेस चालू करना है तो मैं किसी फर्म में जाऊंगी एंड दे चार्ज गुड फॉर दैट. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके लिए ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है, बीइंग अ सीए और अ सीएमए स्टूडेंट, वॉट एवर यू आर. ओके, बिकॉज आपको जितनी समझ बैलेंस शीट की, पी&एल स्टेटमेंट की या कैश फ्लो स्टेटमेंट की होती है वो किसी और स्टूडेंट को नहीं होती है. बिलीव मी, एंड यू शुड रियली बिलीव मी बिकॉज आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके,
तो आप जो प्रोजेक्शन बनाओगे वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, बिकॉज आपने अपने करियर के अंदर में काफ़ी सारे बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ में डील किया है। तो आप वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बना के अपने क्लाइंट को देते हो और जब वो रिपोर्ट लेकर के जाता है बैंक के पास में, तब उसका हो सकता है कि लोन सैंक्शन हो जाए। लेकिन इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू इज़ दैट कि ये कोई लेमैन नहीं कर सकता। जो आपने जो चैप्टर पढ़ा रेशियो एनालिसिस, तो आपने ये पता नहीं गेस किया, आपने ये बात समझी कि नहीं समझी कि हर बिजनेस में वो जो P&L स्टेटमेंट होता है उसके जो आइटम्स होते हैं, वो जो बैलेंस शीट होता है उसके जो आइटम्स होते हैं, उनमें आपस में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है, वो रैंडम नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन 40% होती है, अगर आपके रिपोर्ट के अंदर में 38% या 42% है तो बराबर है, बैंक को समझता है ये बात, या आपके स्टेक होल्डर्स को जिन्होंने आपको पैसा दिया या देने वाले हैं उनको ये बातें समझती है। तो अगर आपने अपनी रिपोर्ट प्रॉपरली नहीं बनाई है तो वो पकड़ लेंगे कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो और आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब बहुत प्रैक्टिकल छोटी सी बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड यू हैव टू लर्न इट वेरी वेरी प्रॉपरली। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा काइंड ऑफ एक स्टोरी बिल्डिंग करते हैं हम लोग, और उसके अंदर से आपको इंट्रोडक्शन देते हुए आगे लेके जाती हूँ। अज्यूम करो आप या मैं कोई भी, ओके, हम एक बिजनेस खोलना चाहते हैं। ओके, मतलब बिजनेस बोले तो कोई फूड में हम बिजनेस करना चाहते हैं, अज्यूम करो। तो अब फूड का बिजनेस मतलब या तो मैं डोमिनोज का आउटलेट खोल लूँ, या मैं मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट खोल लूँ, या मैं किसी और चीज़ का बिजनेस कर लूँ, इस तरह का। यानी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ध्यान देना मेरी एक एक बात के ऊपर में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास में। तुम मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा है, तुम लोग बच्चे लोग को ज़्यादा यू ईट अ लॉट आउटसाइड, तो तुम्हें ज़्यादा नाम पता होंगे। ये सारे बिजनेस ऑप्शंस, मतलब मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर लगाना है, जैसे एक डोमिनोज पिज़्ज़ा का या पिज़्ज़ा हट का या फिर मैकडॉनल्ड्स का जैसे आउटलेट होता है, वैसा ही मुझे एक आउटलेट खोलना है। बिकॉज आई फाइंड इट वेरी वेरी लुक्रेटिव। मतलब क्या, मुझे लगता है ये एक अच्छा बिजनेस है, बिकॉज जिस तरह से लोग फास्ट फूड खा रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बिजनेस चलेगा आगे। इससे ज़्यादा अपन इसके बारे में बात नहीं कर रहे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास में अवेलेबल होंगे, राइट है। अब उन सारे ऑप्शंस को मैं क्या करूँगी, कॉन्टेम्पलेट करूँगी। मतलब क्या करूँगी कि अगर मैंने पिज़्ज़ा हट खोला तो मेरा कितना पैसा जाएगा। अब वो पैसा कैसे जोड़ोगे तुम कि भाई मेरे को ये इतना लीज़ पे जगह लेनी पड़ेगी, उसका मुझे इतना लीज़ का डिपॉजिट देना पड़ेगा, या मुझे जगह खरीदनी पड़ेगी, वॉट एवर इट इज़, और उसके बाद मुझे उसके अंदर में इंटीरियर कराना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा बहुत सारा, राइट। उसके बाद देयर आर सो मेनी एक्सपेंडिचर्स, मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगेगा। तो मैंने एक एक्स अमाउंट डिसाइड किया और कैलकुलेशन से पूरा प्रॉपरली कि भाई इतना पैसा मुझे बिजनेस चालू करने के लिए एक बार तो लगेगा। उसके बाद हो सकता है कि धीरे धीरे और भी पैसे लगे। अभी फ़िलहाल वो जो इंटरिम आउटफ्लोज है, मतलब इंटरिम मतलब क्या, जो बीच में पैसा जाएगा उसको मैं एक पॉज देती हूँ, राइट है। तो इतना पैसा मेरा लगेगा एक बार मैंने शुरू किया। तो ये मैंने सारे जो बिजनेसेस मैं सोच रही हूँ फनल किया मैंने, और मैंने डिसाइड किया भाई मुझे इन 4 बिजनेस में से मुझे चूज़ करना है। सपोज एक तुम्हारा मैकडॉनल्ड्स था, एक पिज़्ज़ा हट था, एक डोमिनोज पिज़्ज़ा था, एक और कोई और XYZ तुम ले लो। तो इन चारों का आउटफ्लो कितना होगा, और अगले कुछ भी वाई नंबर ऑफ ईयर्स, लाइक अगले 10 सालों तक या अगले 5 सालों तक ये सारे पैसे मुझे हर साल कितने आएंगे। अब तुम सोच के देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा। तुम हर साल कितना बेच पाओगे, हाउ मेनी आइटम्स यू विल बी एबल टू सेल, मतलब तुम्हारा रेवेन्यू क्या होगा। अब रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए तुमको ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगले 10 साल तक फॉर एग्जाम्पल, या अगले 5 साल तक वो एक बर्गर का या एक पिज़्ज़ा का क्या प्राइस होगा। अब वो तुम कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे जितने भी आउटलेट्स हैं उससे तुम डेटा उठाओगे, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तुमको और कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो भी फ्यूचर के लिए। और तुमको पता है फ्यूचर अनसर्टेन होता है, ये इतना आसान काम नहीं है। ओके, तो तुमने ये डिसाइड कर लिया कि इतने पैसे जाएंगे और ये पैसे आएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें रिटर्न मिलेगा, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा, वो तुम चूज़ करोगे। अब तुम बोलोगे मुझसे कि मैम
ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला सबसे बेटर है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स सजेस्ट करी गई हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर में, उस पर भी आऊँगी। पहले पूरी स्टोरी ले लो, उसके बाद जब नोट्स लिखाऊंगी ना तो तुम रिलेट कर पाओगे। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने तुमको सिखाया NPV, IRR, ARR, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सारे बहुत टेक्निक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, और अगर करना है बिजनेस तो करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये टेक्निक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई डोमिनोज में सबसे अच्छा रिटर्न आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आवर कैलकुलेशंस। तो हमने चूज़ कर लिया कि हमें डोमिनोज का बिजनेस करना है, करेक्ट। अब डोमिनोज का जो बिजनेस तुम करोगे तो एक बार में बहुत सारा पैसा जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। ओके, ये याद रखना। एंड उसके बाद जो इनकम तुम्हारी आएगी, जो तुम्हारी कैश फ्लोज आएगी, पैसा तो एक बार में गया, लेकिन जो कैश फ्लोज आएंगे तुमको वो धीरे धीरे आएंगे। ओके, और ये इतना रिस्की प्रपोजिशन है क्योंकि एक बार तुमने पैसे लगा दिए तो वो इरिवर्सिबल नहीं है। मतलब तुमने अगर 100 करोड़ रुपए, या तुमने, चलो कम बोलती हूँ, 10 करोड़ रुपए अगर तुमने इन्वेस्ट कर दिए तो वो 10 करोड़ रुपए तुम रिवर्स कर पाओगे क्या? ये तो तुम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो कि नहीं मैम ये रिवर्स नहीं हो सकता। द outflow is one shot, but you will be able to enjoy the inflows over a period of number of years, and that to little amount every year, and that to पैसा आज कंफर्म जा रहा है बिकॉज हम आज में खड़े हैं, लेकिन जो पैसा आएगा ना वो फ्यूचर में है, और फ्यूचर तुम्हारा अनसर्टेन है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे डिसीजन को अफेक्ट करेगी। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। कैपिटल प्लस बजटिंग, कैपिटल का मतलब पैसा, तो पैसों की बजटिंग करनी। ओके, कि कब कितना पैसा जाएगा और उसके अगेंस्ट में कितना पैसा आएगा, कब आएगा, उससे मेरी कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे, मेरी लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने रैंडमली ऐसा कोई डिसीजन लिया और तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, देन यू विल बी लैंडिंग इनटू अ बिग बिग डिजास्टर। मैंने अब तक ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ किया है जो तुम्हें समझ में नहीं आए। तो यू कैन आस्क मी कि मैम हाउ डू यू रादर डिफाइन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज एन एक्टिविटी, ये फॉर्मल बोल रही हूँ बिकॉज थियोरी लिखानी भी ज़रूरी है, क्योंकि वी बिलीव इन राइटिंग ओनली, राइट। तो कैपिटल बजटिंग इज एन एक्टिविटी वेयर वी इन्वेस्ट huge amount of funds in the current situation in anticipation of inflows which is spread in future for long number of years। मैंने क्या बोला कि कैपिटल बजटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हम आज बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं सो दैट कि फ्यूचर में हमें बहुत सारी कमाई हो या कई साल तक हमें पैसे आते रहें। लेकिन तुमको पता है एक बात, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मैं कंपेयर कैसे करूँ कि आज जो पैसा जा रहा है, मान लो कि 100 करोड़ जा रहे हैं और वो आ रहा है 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, तो क्या तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी पढ़ा है, तो क्या तुम जीरो में 10 करोड़ या 100 करोड़ डालते हो सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जो पैसे आ रहे हैं, क्या वो तुम ऐड करके इस आउटफ्लो के साथ कंपैरिजन कर सकते हो क्या? नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बात तुमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एनपीवी की कैलकुलेशन करी थी। मैंने वहाँ पे तुमको एक इंट्रो ऑलरेडी दिया था कि हम एनपीवी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब रिलेट करो तुम प्रोजेक्ट के साथ में कि अगर आज तुम डोमिनोज का एक आउटलेट ओपन करते हो और तुम्हारे घर से अगर 10 करोड़ रुपए अपफ्रंट चले जाते हैं और तुम वो पैसा डालने को तैयार हो, तो तुम चेक तो करोगे ना कि अगले 10 साल के अंदर में वो जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हुआ कि नहीं, और बाकी जो मुझे कमाई करनी थी हर साल वो मुझे रिटर्न मिला कि नहीं मिला। क्योंकि 10 करोड़ सपोज करो कि तुमने बैंक से 10% पे लिया है, तो तुम ये 10 करोड़ पे 10% तुमको हर साल देना पड़ेगा, तो तुमको मिनिमम उतना तो कमाना पड़ेगा ना हर साल। एंड
ये जो कैलकुलेशन हम करके चेक करेंगे कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो हम कितना कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं कि कम कमा रहे हैं, इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। मैं थियोरी लिखाऊँ ना, इसके पहले एक बात मतलब बीच में बोल रही हूँ तुमको, मतलब जैसे मैंने बोला कि इतना ज़्यादा है इसके अंदर बोलने का जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो अभी एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मुझे याद आया, मैं भूल जाऊँगी, और मैं भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट समझने की चीज़ है। तुमको पता है एक बात, इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सस्टेन करना। ह्यूमन बींग्स के लिए बोलो, बिजनेसेस के लिए बोलो, सस्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैपिटल बजटिंग जो एक्टिविटी है ना, ये एक सस्टेन करने की एक्टिविटी है। अगर तुम्हारी कोई कंपनी है ऑलरेडी, जो बिजनेस कर रहे हो तुम और रनिंग में चल रहा है, तो तुम वहाँ नहीं रह सकते, तुमको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। अपने रेवेन्यूज़ को तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो करना पड़ेगा। और वो एक्टिविटी करने के लिए, मतलब रेवेन्यूज़ को फ़िलहाल सस्टेन करने के लिए, एक बात याद रखना, जब तुम कुछ नहीं भी करते हो ना, तो भी रेवेन्यूज़ नीचे जाने की टेंशन है। मतलब अगर तुम आज 10 रुपये कमा रहे हो और तुम बिल्कुल ऐसा बैठे रहोगे कि मुझे ज़िंदगी भर 10 रुपये आता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन मार्केट के अंदर आएगा और वो 10 रुपये में से एक एक रुपया करके वो लेता चला जाएगा। तो वो एक 10 रुपये को मेंटेन करने के लिए भी तुमको इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। मतलब तुम अपने आप को मॉडर्नाइज करो, तुम अपने आप को नए नए तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करो, जो भी करना पड़ेगा वो अपने को करना पड़ता है। ओके, तो सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस एक्चुअली। और सस्टेन के साथ में ग्रो करना, मतलब नई मशीन्स लाओ, कोई नया काइंड ऑफ बाहर से कोई नया तरीका लाओ, काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल अगर अपन मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज की बात कर रहे हैं, तो पहले शायद हर चीज़ मैनुअली होती होगी एक एक करके, और अभी क्या होता है, हर चीज़ असेंबली लाइन में चलती है। तो मैं ये बातें तुमको कर रही हूँ, तो तुमको इससे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि कैपिटल बजटिंग कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो सस्टेनेबिलिटी, ये मैं अपनी तरफ से तुमको बोल रही हूँ, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उसके लिए कैपिटल बजटिंग पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, या तो तुम नया बिजनेस ही लगा रहे हो, और अगर है तो तुम उसको सस्टेन कराने की कोशिश कर रहे हो, ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हो। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शायद आगे आएगा तुम्हारे पढ़ने में, बट दिमाग को थोड़ा सा और एक्सपोजर मिलना चाहिए, कि जब तुम बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 करोड़ की बात कर रही थी काइंड ऑफ थोड़ी देर पहले, तो वो 10 करोड़ पूरा पैसा इंसान खुद से नहीं लगाएगा, यूजुअली नहीं लगाना भी चाहिए एक्चुअली। कुछ एक पार्ट इक्विटी का होगा, कुछ पार्ट हम डेट से लाएंगे, लेट्स कीप इट सिंपल। ओके, तो जो तुम बिजनेस लगाओगे ना, उसमें तुमको उतना तो कमाना पड़ेगा ना, कि जितना तुम जो खुद का पैसा है, अगर मान लो 10 करोड़ तुम लगा रहे हो बिजनेस में, 5 करोड़ रुपए तुम्हारे खुद के हैं और 5 करोड़ तुमने सपोज करो कि बोरो किया, अज्यूम करो, तो 5 करोड़ तुम्हारे जो खुद के तुमने इन्वेस्ट किए, अगर तुम इसमें नहीं इन्वेस्ट करते और अगर बैंक में भी तुम पैसा डालते अपना, तो भी तुमको साल का 10% की कमाई होती। दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अगर तुम बिजनेस में डालोगे तो वो 10% तुम नहीं कमा पाओगे, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी लॉस एक्चुअली। सिमिलरली 5 करोड़ का जो तुम डेट लोगे, उनको भी तुमको कमा करके देना पड़ेगा, अज्यूम करो 10% ही है, तो 10 करोड़ पे 10% ऑन एन एवरेज तुमको कमाना पड़ेगा। तो वो कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए भी कैपिटल बजटिंग का अप्रेजल करना ज़रूरी है, कि हम ये पैसे इस बिजनेस में डालें क्या नहीं डालें, मुझे 10% की भी कमाई होगी कि नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल लाइक, दिमाग में मेरे अलग अलग बातें आती जाएंगी, एंड आई विल जस्ट कीप ऑन टेलिंग यू एवरीथिंग, बट आप इसको सीरियसली लो, बिकॉज आगे बहुत आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिकल लाइफ में या पढ़ाई में भी आगे। ओके, तो फिलहाल मैं थ्योरी लिख रही हूँ और मैं लिखने वाली हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट। कैपिटल बजटिंग is an activity where we invest funds in current times। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार पैसा डाला तो वापस नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, बट
मशीन लगानी है तो एक बार तो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना, तुमको बिल्डिंग भी खरीदनी पड़ेगी, तुमको ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, तुमको मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, बाद में उसको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आते रहेंगे, बट एक बार तो फुल फ्लेजेड रनिंग करने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड उसी से सपोर्ट करते हुए डेफिनेशन आ रहा है, कैपिटल बजटिंग इज एन एक्टिविटी वेयर वी इन्वेस्ट फंड्स इन current time in anticipation of future benefits. Guys, I know this is not an exhaustive, but it's most of the most simple definition actually. So in anticipation of future benefits, this is the definition of capital budgeting. अब इसके बाद जो बी मैं लेने वाली हूँ वो ये है कि कैपिटल बजटिंग मतलब फॉर्मली जो तो आपके स्टडी मैट में है उसके हिसाब से मैं फॉलो करूँगी, बिकॉज आपको फिर थियोरी भी याद हो जाएगी। अब पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग मतलब हम क्यों कैपिटल बजटिंग करेंगे, ओके तो इसके ब्रॉडली कोई भी आप बुक पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे या प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो चार ही होते हैं। नंबर वन कि वी इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स एक्चुअली, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, ये इन्वेस्टमेंट एक साल से ज़्यादा के लिए है, तो बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी ह्यूज, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, लॉन्ग टर्म है, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब बहुत सालों तक ये आपका पैसा लगा रहेगा और छोटे छोटे अमाउंट में आपकी कमाई होगी। पैसा एक साथ बहुत बढ़ा जाएगा लेकिन वो पैसे आएंगे धीरे धीरे और वो भी लॉन्ग टर्म में, मे बी मोर देन 1 ईयर, लाइक 5 ईयर और 10 ईयर्स। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो आज आप डिसीजन लेते हो ना जो कि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, वो आपके कंपनी के गोल्स और डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। अगर आप बिना सोचे समझे बगैर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पर्पस है बिजनेस का, आपने जो अपने गोल्स बना रखे हैं लॉन्ग टर्म के, वो फुलफिल नहीं होंगे। नंबर थ्री, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, ओके इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते कि अरे कोई बात नहीं है गलती हो गई, ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज would turn out to be disaster actually. And point number four, they are complex in nature. Why complex in nature? Because guys, आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हो, ओके मतलब फ्यूचर में हम इतने इतने अमाउंट में इतने इतने क्वांटिटी सेल कर पाएंगे, इतना 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 खर्चा लगेगा, तो ये आपको क्या लगता है इतना आसान है? ये इतना आसान तो नहीं होगा ना कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में हम क्या कितने में सेल कर पाएंगे और कितना हमारा खर्चा लगेगा, ये डिसाइड कर सकते हैं या हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जो कोविड हमें टीच करके गया है, जो हमें पढ़ा के गया है, आपको लगता है उसके बाद हम फ्यूचर प्रिडिक्ट इतनी सही तरीके से कर पाएंगे? तो इट इज़ नॉट वेरी ईजी, इट इज़ क्वाइट अ रिस्की प्रपोजिशन। तो ये प्रॉपरली और समझाने वाली हूँ मैं, थोड़ा और प्रॉपरली समझाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये थियोरी में आ सकता है, ओके पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो पॉइंट नंबर वन, आप ह्यूज आउटले भी बोल सकते हो, ह्यूज एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, सब्सटैंशियल लिख रही हूँ मैं, सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर। गाइस इसकी ना वो नहीं लिख रही मैं, एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रही, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स ओनली। इतना याद नहीं कर सकते आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन राइट 2-3 लाइन्स एज पर योर ओन वर्ड्स। जैसे मैंने आपको समझाया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका मैं, कि the amount that we need to spend at the current situation to start a business would be huge. आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाओ आज के दिन, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आपका पैसा बहुत बड़ा जाने वाला है। एंड इसलिए इस डिसीजन को हम लेज़ी तरीके से, लैक्स तरीके से या यूं ही अपन नहीं छोड़ सकते। वी नीड टू गिव अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड कैलकुलेशन एंड इवेल्युएशन कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वी कैन लैंड इनटू सम सिवियर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म पीरियड
इसको दो तरीके से तुम समझ लो। नंबर वन, एक तो पैसा आज बहुत बड़ा गया एज पर द पॉइंट नंबर वन, एंड पॉइंट नंबर टू में जो लॉन्ग टर्म है, इसके दो कॉन्टेक्स्ट निकल सकते हैं। नंबर वन, कि जो पैसा बहुत सारा गया वो एक साथ वापस नहीं आता, वो छोटे छोटे अमाउंट्स में कई सालों तक आता रहेगा। ओके वो भी फ्यूचर में, विच इज़ अनसर्टेन एक्चुअली। तो लॉन्ग टर्म पीरियड एक उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो। दूसरा कि आज आप जो इन्वेस्ट करते हो, आप उस बेसिस पे अपने कंपनी के और अपने बिजनेस का, जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले, गोल और रेट ऑफ ग्रोथ, डायरेक्शन, ग्रोथ और रेट ऑफ ग्रोथ, ये सारे डिसाइड होंगे। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट बिफोर वी कमिट एनी फंड्स टू द बिजनेस और एनी न्यू प्रोजेक्ट, देयर शुड बी प्रॉपर इवेल्युएशन एंड देयर शुड बी नो लाइक ईजी कैलकुलेशन करके यूं ही पैसा डालना होशियारी नहीं मानी जाएगी। ओके इससे ज़्यादा नहीं बोल रही। पॉइंट नंबर 3, irreversible इन नेचर। वो जो पैसा आप डालोगे, डिस्ट्रेस सेलिंग हो सकती है। अगर आपने 10 करोड़ डाला है तो हो सकता है कि काट कूट के आपको 2-4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बट वर्चुअली दैट वुड बी इरिवर्सिबल। आपको, अगर आपने बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया था तो बैंक आपसे पूरा 5 करोड़ पैसा मांगेगा, और ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा 10 करोड़ उस बिजनेस से निकाल पाओ। ओके तो अगेन बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इम्परेटिव दैट कि हम लोगों को ये डिसीजंस सोच समझ के लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 4 एंड द लास्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ थोड़ा सा, फिर भी फॉर्मली बता देती हूँ कि दिस डिसीजंस आर लाइक कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बिकॉज कैसे, पता है क्या, मैं बहुत, शायद हम पढ़ाते समय ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ईयर 1 में हम कितना सेल कर पाएंगे, कितने में सेल कर पाएंगे, खर्चा कितना होगा, प्रोक्योरमेंट कितनी होगी, ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक लग गया, ये लग गया, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी, लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी सारी बातें हैं। ओके मतलब कोई एक बात हो तो हम कर पाएंगे, कितनी सारी बातें हैं, वो भी फ्यूचर से रिलेटेड हैं। एंड दैट इज़ वाई, because the decision of capital budgeting or a project is very complex in nature, and that is why a proper evaluation should be done by an expert before committing any funds. कोई भी पैसा डालने के पहले एक अच्छे खासे एक्सपर्ट के साथ में बैठ करके हमें पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए, जो कि हम कर भी नहीं सकते, लेकिन हमें पूरा सोच समझ के फंड्स का कमिटमेंट करना चाहिए। तो ये चारों गाइस मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज ये थियोरी में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आप खुद से एक्सप्लेन करना। ठीक है, अभी मैं क्विकली थोड़ा थियोरी में मूव कर रही हूँ बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियोरी अभी आने वाली है। मतलब इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जो कि मैं सिर्फ लिखने के लिए लिख रही हूँ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद आपका एक्चुअली प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव चालू हो जाएगा कि कैश फ्लो क्या होता है, डेप्रिसिएशन का कैसे, एंड ऑल दैट, ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट आपका एफआर में कैश फ्लो एंड ऑल आपका पूरा डील करके हुआ है, और अगर नहीं हुआ है आपका ये चीज़ें डील करके नहीं हुई है तो फिर आपको कैश फ्लो के ऊपर में मैं एक अलग से लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग के बीच में मैं वो चीज़ें नहीं बोलूँगी वरना अपना टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट्स मूव अहेड। तुम शायद ये सोच रहे हो कि मैम थियोरी बहुत पढ़ा रही है, राइट? इस पॉइंट पे ना पहले मैं तुमको 2 बात क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि जब तुम कोई पिछला चैप्टर छोड़ के आते हो ना तो दिमाग में वो चैप्टर तुम्हारे चलते रहता है। ओके तो जब कोई अच्छा इंट्रो हमें अगर मिलेगा किसी चैप्टर की शुरुआत में, तो वो जो पिछला चैप्टर था उसको रिस्पेक्टफुली वहाँ छोड़ करके अगले चैप्टर में शिफ्ट होने में और कंफर्टेबल होने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए एक अच्छा इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डेवलप द कंफर्ट लेवल इन द न्यू चैप्टर, वरना तुम्हारा क्या होगा, दिमाग उधर ही रहेगा और तुम पूरी तरह से इस चैप्टर के अंदर में सेटल नहीं कर पाओगे और काफ़ी कुछ बिना समझे निकल जाएगा। तो एक तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, एग्जाम में अल्टीमेटली तुम्हारी थ्योरी आने वाली है, राइट? तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक तरीका मेरे पास में क्या है कि मैं तुमको 15 मिनट में सारा ये जितना थ्योरी दे रखा है इन्होंने मॉड्यूल के अंदर में, वो तुमको पढ़ा के मैं ख़त्म कर दूं, और जब एग्ज़ाम आएगा
तो वो थियोरी तुम खुद से अपने आप से पढ़ो और तुम्हारा उस समय जाएगा, बिकॉज तुमको काफ़ी R&D करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि चैप्टर पढ़ते समय 1 घंटा में एक्स्ट्रा स्पेंड करो चैप्टर के ऊपर में, और ये जो पूरी थियोरी स्टडी मैट में दे रखी है तो इसको इस तरह से मैं तुमको पढ़ा दूं कि तुम्हारा एक तो समझने वाला पार्ट भी इजी हो जाए और दूसरा थियोरी भी तुम्हारा रेडी हो जाए फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है कि सेकंड वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, और इसलिए आई विल फॉलो द सेकंड मेथड ओनली, बिकॉज आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी एट ऑल। थोड़ा पॉसिबली बोरिंग लगेगा, पढ़ने की चीज़ है, इसमें जजमेंट नहीं करते बोरिंग है कि नहीं है, ये जजमेंट हम नहीं लाते, राइट। एक पढ़ाई है, पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, बस इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया, क्या लिया हमने कैपिटल बजटिंग का डेफिनेशन लिया, तुमको समझाया भी मैंने। हमने जो दूसरा पॉइंट लिया वो लिया प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग सॉरी, कि अल्टीमेटली हमें कैपिटल बजटिंग क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो भी हमने नोट्स लिख लिए और हमने समझ भी लिया। सी जो तुम्हारे पास में आ रहा है वो है प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। लिखना है, मैं ऊपर ऊपर से लिखूंगी, सारा नहीं लिखूंगी, समझाऊंगी सिर्फ। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ओके, अब इंस्टेड ऑफ प्लेन थ्योरी नहीं लिखा रही, तो मैं एग्जाम्पल दूंगी, तुमको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और जो एग्जाम्पल मैंने शुरू में लिया वो एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग में, और थोड़ा ना नेचुरल रखो इसको, मतलब अगर तुम इसको पढ़ाई के तौर पे देखोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। सबसे मतलब नेचुरली अगर सोचोगे इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए, तो अपने आप तुमको पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे और तुम्हें स्ट्रेस भी नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्लानिंग। और प्लानिंग के भी पहले क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस। मतलब अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो तुमको पहले तो तुम्हारे पास में 3 4 5 बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, कि मुझे ये करना है, उसके बाद तुम कुछ करोगे, राइट। तो हमने जो एग्जांपल लिया था पिछली काइंड ऑफ आधे घंटे पहले, फूड बिजनेस का लिया था। तो मैंने तुमको वहाँ पे क्या बोला कि तुम्हारे पास में 4 5 बिजनेस ऑप्शंस हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर ही। इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम प्लानिंग या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो हम एक ही इंडस्ट्री के अंदर सोचेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम 2 इंडस्ट्री 3 इंडस्ट्री के बिजनेसेस को भी साथ में रख करके अपन कंपेयरिंग और सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम बोलोगे मैम जैसे फॉर एग्जांपल तो फूड बिजनेस के साथ में ले लो, लाइफस्टाइल बिजनेस, लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ, सैलॉन है, स्पा है, ये चीज़ें ले लो, या फिर एजुकेशन बिजनेस ले लो। तो ऐसे कई सारे बिजनेस होते हैं, बट प्राइमरीली इन ऑर्डर टू कीप द एग्जाम्पल सिंपल, मैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर के अलग अलग बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो मैंने तुमको क्या बोला कि मेरे दिमाग में 4 5 ऑप्शंस हैं जिसका मैं फ्रेंचाइजी ले सकती हूँ या लेना चाहती हूँ। ओके, तो देखो सिलेक्ट जो हम करेंगे ना, जो हम बातें करते हैं क्लास के अंदर में, वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। ओके, बट जब प्रैक्टिकल तुम वो काम करने जाते हो ना तो बहुत सारी और भी चीज़ें कंसिडर होती है। अब जब मैं तुमको ये एग्जांपल दे रही हूँ तो मैंने तुमको ये कहाँ बताया कि मेरे पास पहले से क्या बिजनेस है। ओके, अब अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक्चुअली एजुकेशन का बिजनेस मैं हूँ। तो अब मेरे मैनेजमेंट का जो गोल है वो एजुकेशन में ही और आगे जाना चाहता है कि डाइवर्सिफाई करना चाहता है। मतलब नहीं, एक ही बिजनेस में नहीं रहेंगे, रिस्क ज़्यादा है, तो एक दूसरा इंडस्ट्री का बिजनेस करते हैं ताकि डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा रिस्क का। मतलब अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा। अगर दोनों बिजनेस एक ही इंडस्ट्री में रखेंगे और अगर वो इंडस्ट्री में बिजनेस कम हुआ तो अपने दोनों बिजनेस डूब जाएंगे। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन वो बातें हम नहीं कर रहे ना। हम खाली इतनी बातें कर रहे हैं कि भाई 4 बिजनेस ऑप्शंस हैं, या तो डोमिनोज का आउटलेट खोल लो, या पिज़्ज़ा हट का आउटलेट खोल लो, कैफ़े कॉफ़ी डे का खोल लो, या फिर तुम मैकडोनल्ड्स का खोल लो, ऐसे और 10 अपन कर लेते हैं। तो ये हो गया प्लानिंग स्टेज में। तो मैंने तुमको जो ये बोला उसके ये बोलना चाह रही थी कि दिमाग बैक ऑफ द माइंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच वी आर नॉट डिस्कसिंग एक्चुअली एट योर लेवल। तुम्हारे लेवल पे और बातें डिस्कस नहीं हो रही, ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में जा रही हूँ तुम्हारे साथ में। ओके, चलो वो चीज़ छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट्स सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हारे कैपिटल बजटिंग। अब कि भाई ये बिजनेसेस हैं, इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा मुझे करना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2 में आता है इवैल्यूएशन। ओके, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फूड इंडस्ट्री में करना है और ये 4 ऑप्शंस मेरे पास में है, इसमें से कोई एक करना है। तो रैंडमली देख के तो तुम नहीं करोगे,
इवैल्यूएट करोगे। क्या चीज़ इवैल्यूएट करोगे? उसके रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी, उसके पैसा देने की जो एबिलिटी है वो तुम इवैल्यूएट करोगे। उसके रिस्क और रिटर्न्स को तुम इवैल्यूएट करोगे यूजिंग डिफरेंट अप्रेजल क्राइटेरियाज। माइंड माई लैंग्वेज, अप्रेजल क्राइटेरियाज। कैपिटल बजटिंग के अंदर में कुछ क्राइटेरियाज हैं सजेस्टेड, जो यूज करते हैं हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा बिजनेस हमें मैक्सिमम रिटर्न या रेवेन्यू देगा मिनिमम रिस्क के साथ। ओके तो तुम क्या कैसे डिसाइड करोगे? हम एनपीवी निकालेंगे, हम आईआरआर निकालेंगे, हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, या फिर हम पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके हम इवैल्यूएट करेंगे, एंड जो भी प्रोजेक्ट हमें सबसे अच्छा लगता होगा, इवैल्यूएशन के बाद आएगा सिलेक्शन। तो पहला स्टेप था प्लानिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप आया इवैल्यूएशन। जब तुम इवैल्यूएट करके ख़त्म कर चुके होगे तो थर्ड स्टेप आएगा सिलेक्शन। तुम सिलेक्ट करोगे जो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बिजनेस के बारे में जो गोल है, जो तुम्हारा रेवेन्यू गोल है, जो तुम्हारा रिस्क एंड रिटर्न का टारगेट गोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें शेयर होल्डर्स का बहुत पैसा बढ़ाना है, कुछ भी हो, उन चीज़ों को सामने रखते हुए, उन चीज़ों को क्राइटेरिया बना करके तुम उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन थर्ड स्टेप है ये। ओके, फोर्थ आएगा, सिलेक्ट कर लिया कि नहीं, हर तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एवरी क्राइटेरिया स्टेटेड बाय द मैनेजमेंट, आई वॉन्ट टू गो विथ एन आउटलेट ऑफ डोमिनोज पिज्जा। ओके, सिलेक्ट हो गया तुम्हारा। अब आएगा इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और बिजनेस। एक चीज़ यहाँ पे तुमको डिस्टर्ब करना चाहती हूँ कि देखो, जब कैपिटल बजटिंग का चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, तो 5 साल में प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो परपेचुअल चलते रहते हैं, या फिर ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जो 5 साल में ख़त्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल, कोई रोड बनाना है या कोई डैम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे में मेट्रो की लाइन बने, ये ज़िंदगी भर थोड़ी चलता रहेगा। एक बार मेट्रो बन गया 5-7 साल में, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तुम्हारा। तो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अपना परपेचुअल बिजनेस है तो वो चलाते रहेंगे अपन, लेकिन एक 5 साल के एंड पे या 10 साल के एंड पे ये तो चेक करेंगे कि जो मैंने सोचा था कि मेरा पैसा इतने साल में रिकवर हो जाएगा, वो हुआ कि नहीं हुआ। तो लॉजिक दोनों में सेम जाएंगे, भले वो परपेचुअल हो चाहे वो डेफिनेट पीरियड का प्रोजेक्ट हो, वो मैटर नहीं करता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब क्या हुआ? तुम एसेट्स खरीदोगे, उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए तुम एसेट्स खरीदोगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुमको डोमिनोज का अगर आउटलेट खड़ा करना है तो तुमको जगह आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी वो लगाने के लिए। उसके बाद तुमको उसका पूरा फुल फ्लेजेड एक अच्छा खासा एक्सपेंसिव इंटीरियर कराना पड़ेगा। तुमको मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तुमको मैन पावर और उनकी ट्रेनिंग में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तुमको होम डिलीवरी के लिए तुमको काइंड ऑफ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाइक बाइक्स एंड ऑल। आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस। तो वो हो गया तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आएगा कंट्रोल। तो जब तुम्हारा प्रोजेक्ट बनना चालू हुआ, तुमने बोला 1 साल में मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा और अगले साल से हम इसको फुल फ्लेजेड, मुझे रेवेन्यूज़ आने लग जाएंगे। तो तुमको प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी ना भाई। कैसे कि भाई इस मंथ तक इतना काम हो जाना चाहिए था, हुआ कि नहीं हुआ, इतने पैसे खर्च होने चाहिए थे, यहाँ तक के इससे ज़्यादा हुए कि कम हुआ। कम तो होता नहीं है, ज़्यादा ही होते हैं हमेशा। तो इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। उसमें तुम मॉनिटरिंग करोगे। उसके बाद लास्ट का जो स्टेप आएगा वो होगा रिव्यू, वेदर द प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस और अ फेलियर। ये एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा डेफिनेट लाइफ है प्रोजेक्ट का, लाइक 5 साल का, तो 5 साल के एंड में तुम डिसाइड करोगे वेदर इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और अ फेलियर। और अगर ये परपेचुअल है तो भी तुम 5 साल में, 10 साल में, जो भी हर बिजनेस का अलग अलग नेचर होता है, तुम डिसाइड तो कर ही पाओगे 2-4 साल में कि तुमने जो ये प्रोजेक्ट चूज़ किया ये सही डिसीजन था कि गलत था। तो आई थिंक गाइज वी जस्ट नीड टू पुट दोज पॉइंट्स इनटू योर नोटबुक वन बाय वन। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा रही, उसकी ज़रूरत नहीं, तुम अपने वर्ड्स में लिख लेना। तो सबसे पहला आ रहा है ए, नंबर 1 लिखती हूँ, प्लानिंग। नंबर 2
इवैल्यूएशन, ये याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्लानिंग करके आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करके उन सबको इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट करने के बाद सिलेक्शन, तुम सिलेक्ट करोगे तुम किसके साथ जाना चाहते हो, सिलेक्शन। फोर्थ आएगा इम्प्लीमेंटेशन, फिर तुम इम्प्लीमेंट करोगे उसको, इम्प्लीमेंटेशन। 5 आएगा मॉनिटरिंग, और 6 आएगा रिव्यू। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये याद करना है गाइस तुम्हें, मैंने समझा दिया है तुमको, मैं जानबूझ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा रही बिकॉज वो याद नहीं रहेगा तुम्हें। ओके, तो ये ख़त्म होता है, उसके बाद अभी भी है बहुत सारा, बट आई थिंक नाउ वी विल टर्न टुवर्ड्स मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। ओके, ये लिख के फट से ख़त्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले ना तुमको एक बात बताती हूँ मैं, कि जब मैं पढ़ रही थी ना, तो जैसे हम लोगों का मास्टर्स था ना मेरा, जैसे मास्टर्स इन द साइंस ऑफ फाइनेंस, तो जैसे मैंने कई बारी मेंशन किया कि वी हैड टू राइट 36 पेपर्स ऑल इन ऑल, यू नो, सिर्फ फिनेंस के अंदर में। तो एक हमारा पेपर था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको तुम कैपिटल बजटिंग बोलते हो ना, तो ये हमारा 200 मार्क्स का एक पूरा पेपर हुआ करता था। तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट ना, कि अगर अब एक पूरा 200 नंबर का तुम पेपर पढ़ रहे हो अगर इसके अंदर में, तो क्या होगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी, तुम ये सोच के देखो। तो तुमको मैं बताना क्या चाह रही थी, अचानक से मेरे दिमाग में आया, तो मैं सोची चलो आधे घंटे से थियरी चल रही है तो कुछ और बात करते बच्चों से, कि जहाँ से तुमने शुरू किया है ना पढ़ना, जैसे जहाँ से मैंने पढ़ाना तुमको शुरू किया है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 25% जो मैंने पढ़ा, यू नो, एंड उसके वहाँ से उसके आगे से पढ़ा रही हूँ। जो हमारा कैपिटल बजटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डिस्कशन चालू होती थी, वो कैसे चालू होती थी पता है, कि बिल्कुल जैसे तुमने ये जो पढ़ा ना प्रोसेस, तुम्हारा प्लानिंग, तो कोई प्रोजेक्ट है जिसकी प्लानिंग चल रही, तो पूरा एक केस स्टडी होता था प्रॉपर वाला, कई पेजेस का, लाइक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, तो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट निकालते हैं, तो तुम्हारे तो जो अभी सम्स आने वाले 15-20 मिनट के अंदर में मैं थियरी या आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगी जब, तो तुम्हारे प्रॉपर सम्स आने लग जाएंगे। तो तुम देखना सम में दिया हुआ होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट इक्वल टू 10 करोड़, जैसा मैंने बोला तुमको। तो ये 10 करोड़ कैसे अराइव हुआ, ये भी तुमको कैलकुलेट करना होता है। मतलब कैसे कि भाई लीज का इतना लगेगा, यू नो, पैसा इतना लगेगा। तो पहले सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं डिसाइड होता, पहले प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट लगेगा वो जोड़ोगे ना तुम, हर चीज़ अलग अलग करके, कि भाई लीज का इतना पैसा लगेगा, इंटीरियर डिज़ाइनर को इतना पैसा देना पड़ेगा, और इंटीरियर का सामान इतने रुपए का आएगा, किचन का सामान, जो कि अगर फूड बिजनेस में अगर तुम हो तो किचन के जो सामान है, जो इक्विपमेंट्स, वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, बिकॉज अपने एडवांस लेवल का सामान लेना चाहेंगे, राइट, वो कितने में आएगा। ओके, और मतलब हर चीज़, मतलब अगर तुम्हारी शॉप ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनेंगी, जो तुम्हारा चारों तरफ बाउंड्री बनेगी, जो बाइक्स आएंगी, जो यूनिफॉर्म आएंगे, हर चीज़ माइन्यूटली, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में करते हैं ना, वैसे हर चीज़ को ऐड करके फिर टोटल करेंगे, प्लस कंटिजेंसी, फिर टोटल करेंगे, तो मालूम पड़ा कि 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए ऐसे अराइव होता है। तो पूरा एक चैप्टर पहले उसको डेडिकेटेड होता है, कि पहले तुम पहले कंप्यूट करो कि क्या क्या चीज़ का खर्चा आएगा। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल दूँ तुमको, कि एक बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग बनाने का कितना खर्चा आएगा, लैंड को एक्वायर करने का कितना खर्चा आएगा, और बाउंड्री वॉल बनाने का कितना खर्चा आएगा, फिर जो एंट्री वाला गेट है वहाँ से लेके बिल्डिंग तक जाने पे एक फुटपाथ बनेगा, उसको बनाने का कितना खर्चा आएगा, यू नो। इतनी छोटी छोटी बातों को पहले तुम कैलकुलेट करते हो, फिर तुम डिसाइड करते हो अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कि क्या कंपनी डेट इक्विटी रेशियो रखना चाहती है, मतलब कितना पैसा डेट से लाएंगे, कितना पैसा इक्विटी से लाएंगे, और उसके बेसिस पे फिर डिसाइड होगा कि ये 10 करोड़ की फंडिंग कैसे होगी। ओके, तो इस तरह से चैप्टर्स पूरे चालू होते हैं। फिर धीरे धीरे आगे, एज इफ मैं तुमको वही बोलना चाह रही हूँ, पूरी एक बुक थी हमारी, जो चैप्टर वाइज, यू नो, पहले कैलकुलेशन करने का, आउटले का कैसे होगा, सब चीज़ सारी चीज़ों का, जैसे एनपीवी एंड आईआरआर का पूरा एक चैप्टर है अलग से, क्राइटेरिया का क्या क्या होते हैं उसका एक पूरा एक चैप्टर है। तो तुम जो पढ़ रहे हो, तुम एक ही चैप्टर में, जैसे मेरा एक पूरा सब्जेक्ट तुम एक चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो। तो जब मैं डिस्कस करने जाती हूँ ना कोई भी चैप्टर, तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं इनको पढ़ा भी दूँ, और मैं सारी बातें भी बता दूँ इनको,
और वो जो इतना बड़ा समय जो मैंने स्पेंड किया उस टॉपिक के साथ में, वो तुमको एकदम श्रिंक करके मुझे बताना है और इस लेवल पे जाके बताना है कि तुम्हें समझ में भी आना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए शायद मैं कई बार ज़्यादा बोलूँगी, बिकॉज मेरे पास बोलने को इतना सारा है कि मुझे लगता है मैं इसमें से क्या छोड़ूं और क्या नहीं छोड़ूं, कितना बोलूं कितना नहीं बोलूं, ऐसी बातें हो जाती है। बट मैं फिर भी तुमको बार बार एम्फोसाइज करती रहती हूँ कि नहीं सुनो। मे भी कई बार सुनना टीचर को इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन सुनोगे ना तो तुम्हारी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी सब्जेक्ट में, वो एक अलग लेवल पे होगी। और जब भी ज़िंदगी में पढ़ाई करो, लोड लेके पढ़ाई मत करना। मैं हर बार फाइनल में, मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों को यही बात बोला है, लोड लेके मत पढ़ो कि मतलब मजबूरी ये करनी पड़ेगी, ऐसा करके मत पढ़ो। उससे तुम्हारी लर्निंग कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो थोड़ा अगर ज़्यादा भी है तो ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता। अगर मान लो कि तुमने एक्सपेक्ट किया था कि 200 घंटे में ख़त्म हो जाएगा मेरा सी एंटर का पोर्शन मैम का पढ़ा के, 210 घंटे हो गए तो क्या हो जाएगा, दैट वे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती होगी। कोई हमें ज़रूरी नहीं है कि हर समय अपन नया ही प्रोजेक्ट लगाते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर समय थोड़ी नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए कैपिटल बजटिंग की डिसीजन होती है, ऐसा नहीं है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस किस सिचुएशन में एप्लीकेबल है, ये तुमको मैं बता रही हूँ। ओके, इसको ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी, शॉर्ट में करके निकल जाऊँगा, बिकॉज तुमको समझ में ये इजीली आने वाला है। डी, टाइप्स ऑफ लिख लो फटाफट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, तो अपने इसको ना दो पार्ट में बाइफर्केट कर देते हैं। हाँ, एक ये है ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसे वाले कैपिटल बजटिंग डिसीजन जहाँ पे कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बिजनेस इज ऑलरेडी देयर। ओके, और उनको कोई कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना है। तुम बोलोगे मैम क्या क्या हो सकता है, वो लिख के दिखा रही हूँ तुमको मैं यहाँ पे एक हो सकता है रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। ओके, नंबर 2 एक्सपेंशन एंड नंबर 3 डाइवर्सिफिकेशन। पहले ये समझाती हूँ फिर दूसरा वाला समझाऊंगी। ये क्या है कि कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो मतलब मैं तुमको ये बोलना चाह रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई नई, जब भी हम नया बिजनेस करना चाहेंगे तो ही हम कैपिटल बजटिंग के बारे में सोचेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, करेक्ट है। तो कितनी तरह की सिचुएशंस आती होगी ना। फॉर एग्जांपल है कि आज मैंने डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो मैं चला रही थी, मैनुअली तुम्हारे पिज़्ज़ाज बन रहे थे सारे। ओके, मैनुअली हम बनाते थे और मैनुअली बिजनेस चलाते थे। तो मशीन कोई दिन पुरानी भी तो हो जाएगी, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। या फिर मार्केट में कोई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन आ जाएगी तो भी मैं चेंज करने की ट्राई करूंगी। तो दोनों ही कैपिटल बजटिंग के अंदर ही तो आया। तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। ओके, तो अपन जब भी रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन करने का ट्राई कब करते हैं कि मशीन तुम्हारी पुरानी हो गई, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ओके, मतलब या तो तुम्हारी जो मशीन है उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई, मतलब वो मशीन हमें हटा देना चाहिए और हमें नई मशीन लानी चाहिए, तो भी हम ये वाली रिप्लेस करेंगे। या फिर मार्केट में कोई टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस मशीन आ गई जिससे हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, मतलब अगर हम आधे घंटे में एक पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हम 10 मिनट में बना सकते हैं, तो भी हम रिप्लेस करेंगे। तो क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी और हम कोई न्यू मशीन को लाने की कोशिश करेंगे वेयर सम मशीन इज ऑलरेडी देयर, इट विल बी ऑलवेज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, बेटर एफिशिएंसी, वो भी कैपिटल बजटिंग के अंदर ही आएगा। दूसरा, तुम्हारी कंपनी ग्रो कर रही है और तुम कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो
अगर तुम अपने कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो जो बिजनेस तुम ऑलरेडी कर रहे हो उसमें ही कोई और ज़्यादा मशीन्स लगाओगे, पहले एक थी फिर दो लगाओगे फिर चार लगाओगे। तो बेसिकली दिस वन एक्सपेंशन इज मोर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू इंप्रूवमेंट, इंक्रीज इन द रेवेन्यू। तो पहले वाला किस केस के लिए था? कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए। सेकंड वाला उसके लिए नहीं है, सेकंड वाला है रेवेन्यू एक्सपेंशन के लिए। और थर्ड वाला क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ऑलरेडी हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें एक बिजनेस पे खाली फोकस नहीं करना चाहिए, अगर मार्केट खराब हुआ तो हमारा ये बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो हमें अगर नया प्रोजेक्ट लगाना है तो हम एग्जिस्टिंग वाले में ही नहीं लगाएंगे, हम कोई दूसरा बिजनेस करेंगे। मतलब ऑलरेडी मैं फूड बिजनेस में हूँ, अब मैं सैलून खोलना चाहती हूँ, टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ माई पोर्टफोलियो। मतलब अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा, ये नहीं चला तो ये चलेगा, ऐसा। तो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस। मतलब कोई फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन फिर भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हैं, या तो रिप्लेसमेंट के लिए एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि तुमको याद हो जाए। ओके दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। ये थोड़ा सा ना वेग होता है, पता है तुमको, तुमको याद करने में या सोचने में थोड़ा दिक्कत, बट इतना दिमाग नहीं लगाना फालतू के, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इतना करने की। तो या तो हम कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उसको ही अपन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक तरह के कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हुए। दूसरे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। मतलब कंपनी के पास में कोई डिसीजन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ओके तो किस चीज़ का डिसीजन होगा? ए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ओके नंबर 2, एक्सेप्ट और रिजेक्ट सिचुएशन है बेसिकली। सिचुएशन एक और थर्ड इसमें भी आ रहा है, कंटिंजेंट सिचुएशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब या तो हमें मशीन लेनी थी, रिप्लेस करनी थी, ये चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, या फिर हम ऐसे बातें कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स तुम्हारे, मैं ये लूँ कि मैं ये लूँ, एक फुल्ली ऑटोमेटिक है और एक सेमी ऑटोमेटिक है, तो मैं कौन सा लूँ? लेना एक ही है, दोनों नहीं ले सकते बिकॉज दोनों एक ही काम करते, तुम दो क्या करोगे ले करके? तो हम ये लें कि हम ये लें, वो चीज़ हो गई बेसिकली। तो हमें ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे कैपिटल बजटिंग टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो हो गया एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, लूँ क्या नहीं लूँ? अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो लो, नेगेटिव है तो छोड़ दो, वो भी कैपिटल बजटिंग के अंदर ही आएगा। एंड थर्ड, कंटिंजेंट सिचुएशन। मतलब क्या हुआ? कंटिंजेंट का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा प्लांट है लेकिन यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, और अगर तुम्हारी ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री है और मशीन चल रही है, असेंबली लाइन चल रही है, और बीच में लाइट चली गई तो तुम्हारा पूरा माल जो रास्ते मतलब इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बर्बाद हो जाएगा। तो जनरेटर लेना पड़ेगा तुमको। ओके तो वो भी एक खर्चा है तुम्हारा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी वो भी कैपिटल बजटिंग के अंदर ही आएगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल जा रही, यू विल गेट वेरी बोर्ड बिकॉज ऑफ दैट। आगे गाइस, आगे जो बढ़ रही हूँ, अब प्रॉपर हम लोग काइंड ऑफ कैपिटल बजटिंग के तरफ जा रहे हैं। दिस वॉज कंप्लीट प्योर एंड प्योर थ्योरी, तो फटाक से तुम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से रिवाइज करके ख़त्म कर देना। ओके अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। आगे बढ़ने के पहले ना एक सेक्शन दिया हुआ है कैश फ्लोज के बारे में तुम्हारे बुक के अंदर में। तो मैंने जो पढ़ा है काइंड ऑफ जब मैं खुद पढ़ाई कर रही थी, मैंने जो पढ़ा है, मैं सोच रही थी कि उस हिसाब से मैं तुमको करती, बिकॉज ये मुझे जो तुम्हारे स्टडी मैट में दिया हुआ है ना वो थोड़ा सा मुझे लेस अरेंज्ड लगा, या फिर मैं आई थॉट कि आई कैन पुट इट इन अ मोर बेटर वे एक्चुअली। तो कवर सब कुछ करूँगी, तुमको कोई टेंशन नहीं करनी है। तो अभी टॉपिक जो आ रहा है तुम्हारा, ये कौन सा नंबर चल रहा था? तुम्हारा डी चल रहा था, तो ई लिखने वाली हूँ अभी, ध्यान देना। ई क्या बोलने वाली हूँ लिखो, फिर बताती हूँ। There are a few principles of capital budgeting.
लिखती हूँ पहले, तुम भी मेरे साथ लिख सकते हो। नंबर 1, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर समझ गया ना तो काफ़ी सारे सम्स में इजी रहेगा तुम्हारे लिए। नंबर 2, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, post tax principle. Then third, cost of capital principle. Exclusion of फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है तुमको अभी कुछ भी नहीं समझा, लेकिन मैं एक एक को प्रॉपर डिटेल में तुमसे समझाने वाली हूँ तुमको। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद डाउट तुमको आएगा। जो बुक में तुम्हारे लिखा हुआ है वो भी कवर करूँगी, और मैं अपने तरफ से बहुत कुछ कवर करूँगी। तो ये लिख के ख़त्म करो और फिर हेडिंग दे दो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रिंसिपल। यही सबसे बड़ा आएगा एक्चुअली। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कैश फ्लो किसको बोलते हैं तुमको पता है ऑलरेडी, बिकॉज तुम्हारे ग्रुप 1 में तुमने वहाँ पे पढ़ा होगा या अकाउंट्स में पढ़ा होगा, राइट। तो सबसे पहली बात कि जब ये टॉपिक हम डील कर रहे हैं तो तुमको ये बात बहुत अच्छी से पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिनेंस में कोई जगह नहीं होती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट हम कंसिडर नहीं करते। हम फिनेंस के अंदर, चाहे वो तुम्हारा आईपीसीसी का एफएम हो, चाहे सीएमए का फाइनेंस हो, चाहे सीए फाइनल का एसएफएम हो, कहीं भी हम कैश फ्लोज को ही कंसिडर करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग एनीथिंग इन आवर फाइनेंस सब्जेक्ट। बेसिकली अकाउंटिंग जो तुम्हारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट सिर्फ हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कंप्यूट द कैश फ्लोज एक्चुअली। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि जो टाइमिंग है पैसा आने का, ओके, बिजनेस होने का और पैसा आने का जो टाइमिंग है वो मैच नहीं करता अकाउंटिंग में, ओके। तो तुम्हारी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट तुम निकालते हो, जो तुम पैट निकालते हो, उसमें ये टाइमिंग मैच नहीं करती। हम जो फिनेंस में जो हम पढ़ते हैं, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो तुम अकाउंट्स पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट में अकाउंट्स तुम पढ़ते हो ना, अकाउंट्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते ही नहीं है एक्चुअली। मतलब पैसा ईयर 1 का, पैसा ईयर 2 का, पैसा ईयर 3 का या 4 का, वो सब सेम है, हमें चारों को ऐड कर सकते हैं। फिनेंस में ऐसा नहीं करते हम। एंड दैट इज़ वाई वी डू नॉट यूज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशंस इन फाइनेंस, वी यूज़ कैश फ्लोज। बिकॉज कैश फ्लोज का मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा माल बिका, सपोज अगर 1000 पीसेस तुम्हारा माल बिका, 500 का पैसा आया और 500 का पैसा अगले साल आएगा, तो उसमें 1 साल का ब्याज का अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। क्योंकि तुम्हारा एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं अच्छा खराब की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ रूल बात कर रही हूँ, वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन फिनेंस में हर जगह पे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्याज का हम कंसिडरेशन करते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी कंसिडर कैश फ्लोज, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये तुम याद करके रख लो, ओके। यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हारे सम के अंदर में वो लोग P&L स्टेटमेंट अगर देते हैं तो तुमको P&L स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही तुम्हारा सम आगे बढ़ेगा, और नहीं तो नहीं बढ़ेगा सम आगे। करेक्ट है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन से कैश फ्लोज को कैसे कैसे एडजस्ट करना है वो तुमको पॉइंट बाय पॉइंट मैं लिखाने वाली हूँ, और वो सब में तुम्हारे सामने आएगा, तुमको याद रखना है, ठीक है ना। शुरू कर रही हूँ।